नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि टीजीटी मैथमेटिक्स से अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, तो आपको वीडियोस दिए जाएंगे जो भी आपके टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उन टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाएंगे और यहाँ इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको दिक्कत है कोचिंग करने में, हमने पहले बताया था, तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और थोड़े बहुत आपको आवश्यकता है रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए, तो आप हमारे चैनल का सहारा ले सकते हैं। इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी। और दूसरी बात दोस्तों, मैंने ये सोचा था कि कैलकुलस को सबसे पहले पढ़ाने के लिए, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक अपने प्रीवियस टॉपिक पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसके लिए कुछ बेसिक आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो जैसे कैलकुलस पढ़ने के लिए अगर अच्छे से उसको पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए आपको फंक्शन एंड रिलेशन आना चाहिए, और फंक्शन और रिलेशन आने के लिए आपको सेट थ्योरी आनी चाहिए, और सेट थ्योरी भी आने के लिए आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी के एस्पिरेंट हैं और मैथमेटिक्स से अगर आप करना चाहते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम आपको नेचुरल नंबर्स की जानकारी होगी, नंबर सिस्टम की आपको जानकारी होगी। और अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैं शुरू करूँगा समुच्चय से, ठीक है, सेट थ्योरी से मैं शुरू करूँगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी सेट थ्योरी में, मतलब कि इसके प्रीवियस टॉपिक्स की, तो वहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाते चलूँगा। ठीक है, क्योंकि शुरू से स्टार्ट करने का मतलब क्लास 9th से स्टार्ट करना। तो अभी जो है क्योंकि समय को देखते हुए हमने 11th और 12th का हमने सोचा है कि जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसको सॉल्व किया जाए, और उन चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन टीजीटी में आए हुए हैं उनको भी देखा जाए। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा जो ये टॉपिक है, आज हम जो चैप्टर लेंगे वो हम समुच्चय को लेंगे, सेट थ्योरी को लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिए, पहला हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं, देखिए समुच्चय या सेट। ठीक है, सेट थ्योरी या समुच्चय सिद्धांत नाम से आपका चैप्टर है। अब सबसे पहले दोस्तों, आपको तो बेसिक जानकारी पता है इस समुच्चय के बारे में। समुच्चय कहते किसे हैं? सेट का मतलब क्या है? कुछ चीज़ों का सेट होता है। जैसे आपके घरों में आप देखिए उदाहरण, जैसे टी सेट, टी का एक सेट होता है ना, तो उसमें क्या होता है? उसमें कलेक्शन होता है, कुछ चीज़ों का कलेक्शन होता है, कुछ कप्स होते हैं और एक प्लेट होती है, वो टी सेट कहलाता है। सोफा सेट, उसमें कुछ जो है बैठने के स्थान होते हैं, ठीक है, वो सोफा सेट कहलाता है। ड्राइंग बॉक्स आपका जो है वो भी एक सेट है, क्योंकि उसमें ड्राइंग की वस्तुएं आप रखते हैं, स्केल है, चांदा है, रबर है, पेंसिल है, इन चीज़ों को आप रखते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं ये आपका एक सेट है, वो भी एक सेट है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, उनको डिफाइन किया जा सके। ठीक है, मतलब उनको परिभाषित किया जा सके। तो समुच्चय की अगर आप परिभाषा पढ़ेंगे अपनी किताब में दोस्तों, तो वहाँ पर लिखा होगा कि समुच्चय अवयवों के या वस्तुओं के एक निश्चित और डिफाइंड, या हिंदी में कहें कि एक परिभाषित, ठीक है, संग्रह को सेट कहते हैं। तो क्या क्या की पॉइंट्स आ रहा है इसकी डिफिनेशन में? अवयव आ रहे हैं, इसको इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा क्या की पॉइंट आ रहा है? अवयव कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, परिभाषित होना चाहिए, सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड कहते हैं इसको। और तीसरी इसकी क्वालिटी क्या है? अवयव है, सुपरिभाषित है, और ये है सेट। अब सेट को समझने के लिए कुछ हम इसके उदाहरण लेंगे। ठीक है, अब जैसे एक चीज़ और बता दें आपको, जो अवयव है, ये जो नाम है, एलिमेंट के लिए आप मेंबर का भी
मेंबर या सदस्य का प्रयोग करते हैं या वस्तुओं का भी प्रयोग करते हैं। तो वस्तुओं का जो संग्रह है, ये तीसरा पॉइंट है, संग्रह, संग्रह या कलेक्शन, ठीक है। तो कुछ सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये आपकी बुक में लिखा होगा, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि समय की कमी है, आप हाईलाइट कर लीजिए, समझना है। अब इसके कुछ उदाहरण को हम देखते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि भारत में नदियों की संख्या या भारत की नदियाँ, तो भारत में जितनी नदियाँ हैं उनको हम काउंट किया जा सकता है, उनको वेल डिफाइंड किया जा सकता है, मतलब उनकी संख्या एक लिमिट में है और उनको हम जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत की नदियाँ अपने आप में डिफाइन हो गई कि भारत की नदियाँ, जो भारत में बहने वाली नदियाँ हैं वही भारत की नदियाँ हैं। तो वो क्या हो गया, भारत की नदियों का अगर हम संग्रह करें, उनको नाम लिख दें, तो जैसे कि अगर हम ऐसे लिखें गंगा, यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, दक्षिण भारत की गोदावरी, ऐसे तमाम जितनी भी भारत की नदियां हैं सबको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये समुच्चय हो गया। अब दोस्तों ये तो हो गई परिभाषा। अब इस परिभाषा पे क्या क्या चीजें खरी उतरती हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने भी नदियों का उदाहरण लिया, इसी तरह से कुछ और उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की जो जितने भी स्वर हैं उनका कलेक्शन अगर हम देखते हैं तो उनमें क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ठीक है। तो इनको तो हम डिफाइन कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है। कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5, जो 5 है, ए ई आई ओ यू, ये जो स्वर हैं अंग्रेजी के, ठीक है, वावेल है। तो ये भी जो है इनका एक कलेक्शन भी है, ये सुपरिभाषित भी है और ये एलिमेंट भी है। एलिमेंट ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। इसका जो एक एक यहाँ पर कंपोनेंट हमने लिखा है ये एलिमेंट कहलाता है। इन्हीं को वस्तु भी कहते हैं, इन्हीं को हम सदस्य भी कहते हैं, अंग्रेजी में एलिमेंट या मेंबर कहते हैं, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान देते रहिए, ये बहुत आगे काम आने वाली हैं। अब देखिए, ये तो हो गई इसके परिभाषा की बात। अब कुछ ऐसा परिभाषा देखते हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो शायद इन तीनों बातों को सेटिस्फाई ना करता हो, ठीक है। अब जैसे किसी ने कहा 5 वर्ष तक के बच्चों के पसंदीदा मिठाई का समुच्चय। अब देखिए 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं तो जरूरी नहीं सबकी पसंदीदा मिठाई एक ही हो। किसी को बर्फी पसंद है, किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को कोई दूसरे फ्लेवर की मिठाई पसंद है, ठीक है। तो वो क्या है, तो हर बच्चे का पसंद अलग अलग है। मान लीजिए कोई बच्चा ए है, इसके पसंद की कुछ मिठाइयाँ हैं, जैसे है जलेबी, बर्फी और गुलाब जामुन। कोई दूसरा बच्चा है, उसको शायद बर्फी नहीं पसंद है, केवल जलेबी पसंद है। जलेबी है और चमचम, जलेबी और चमचम पसंद है। तो देखिए ये पर्सन टू पर्सन जो है क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये वेल डिफाइंड है ही नहीं, इसलिए ये क्या है, ये समुच्चय नहीं कहा जा सकता कि 5 साल तक के सभी बच्चों के पसंद की मिठाइयाँ, क्योंकि हर बच्चे की पसंद की मिठाइयाँ अलग अलग हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ह्यूमन थिंकिंग की बात आ जाए, लोगों की सोच की बात आ जाए, वहाँ पर आप जो है कहेंगे कि ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं कुछ चीज़ों को। ये तो परिभाषा हो गई, और एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, आप चाहे गूगल पे सर्च कीजिए, चाहे जैसे आप समुच्चय सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, हमारे पास एनसीईआरटी की एक बुक है और हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं दोस्तों,
और उसको आपके सामने सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन है प्रश्नावली पहले में ही एक क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है, पूछा क्या गया है कि क्या ये एक सेट है अथवा नहीं। तो देखिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने, तो जे से तो जनवरी शुरू होता है, उसके अलावा कौन कौन से शुरू होते हैं, जुलाई शुरू होता है, जून शुरू होता है। ठीक है, और जितने भी हैं आप उनको काउंट कर लीजिए। जैसे 12 महीने हैं तो उनका जो समुच्चय होगा, एक होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 3 महीने ऐसे हैं दोस्तों, 3 महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं। और इनका जो समुच्चय देखिए ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है, वेल डिफाइंड है। और इनके अलावा और कोई जे से आरंभ नहीं हो रहा है। दूसरी बात, इनका एक कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है। तो ये क्या हो गया, ये एक समुच्चय हो गया, ये समुच्चय है। तो ये बात सही है, वहां पर हम सही का टिक कर देंगे। ठीक, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कहा गया कि 210 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय। अब देखिए जो 210 है इसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड है पहले हमें उन्हें जानना है। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल लीजिए, इसको कैलकुलेट करिए। 210 है तो 2 1 2, फिर 2 5 10, 2 5 10 तो ये कैसे आ रहा है, ये 51 कैसे आ गया, 17 तो 51, 17 कैसे आ रहा है, 210 21, 7 नहीं आया इसमें। अगर हम इसमें 7 से पहले करते कि 0 है, 21 कट जाता, 3 से करता, ये 30 आता, 7, यहाँ पे 30 आता, फिर 2 15 आता, 5 3 आता, ये आता। यहाँ पर गलत क्यों आ रहा है, देखिए 2 1 जा 2 और फिर 0 बार जाएगा, 2 5 जा 10, सॉरी यहाँ पर देखिए 2 5 जा 10, फिर ये 2 से पहली बार, हाँ देखिए मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ यहाँ पर। ये 2 से ये डिवाइड ही नहीं होगा, ये 5 से होगा, 5 2 जा 5 1 जा, फिर 3 से 1 जा। तो ये देखिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे ये इस तरह से आपने इसके जो भी अभाज्य गुणनखंडों को लिखे। ये तो सारे गुणनखंड हो गए, कौन कौन से हो गए, 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, ये सभी क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। और एक भी इसका गुणनखंड है, लेकिन एक जो है अभाज्य नहीं माना जाता, एक अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती। 2 से अभाज्य संख्याएं, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 2 से अभाज्य संख्याएं शुरू होती हैं। 2, उसके बाद देखिए 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों का जो समुच्चय है ये देखिए डिफाइन हो गया ना, ये डिफाइन हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक समुच्चय है। ठीक, और इसके एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक चीज कहा कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखिए यहाँ पे संग्रह तो कर लिया, 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। हमने अभी आपको बताया था वो चीजें जो वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा बताइए, आप 10 प्रतिभाशाली लेखकों को कैसे डिफाइन करेंगे, किस पैरामीटर्स पे डिफाइन करेंगे।
ठीक है, कोई लेखक किसी चीज में मतलब कि प्रभावशाली है, कोई किसी दूसरे टॉपिक में है, कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में या राजनीतिक बिंदुओं पर अच्छा प्रभाव जमा पाता है कोई लेखक, कोई मतलब कि साहित्यिक है, और कोई जो है ऐसा साहित्यकार है जो पोएट्री पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो अलग अलग लेखक या कवि हैं जिनकी मतलब कि जिनकी उपलब्धता या जिनकी प्रभावशीलता अलग अलग है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी यहाँ भी कर रहा है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है मतलब कि ये समुच्चय नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये जो है सुपरिभाषित नहीं है, इसके एलिमेंट्स सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये कलेक्शन जो है ये एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। इसी तरह से एक प्रश्न, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, अब बताना है समुच्चय है कि नहीं है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह की बात किया है। लाइट आ गई, मैं पंखा ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा गर्मी बहुत है। देखिए क्या कह रहे हैं कि वही बात यहाँ पर भी आई, तो जहाँ पर व्यक्तियों की बात आए और उनके टैलेंट की बात आए तो वो पर्सन टू पर्सन जो है चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसलिए जो है ये भी हम इसको समुच्चय नहीं मानेंगे। अगला है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ, ये कह सकते हैं, कोई भी आपका क्लास है उसके जितने भी स्टूडेंट हैं अगर उनका संग्रह कर लें तो उनको एक वेल डिफाइन किया जा सकता है कि सभी हैं, ऑल हु आर इनरोल्ड इन अ क्लास दैट्स आर अ सेट। ठीक है, तो वो एक सेट हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है, क्योंकि एक एग्जाम्पल है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए पहले 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं को हम लिख लें तो देखिए कौन कौन सी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। 10 के पहले की लिखनी है, 10 से कम ये है। अब विषम की बात किया है तो जो सम वाला है इसको हटा देते हैं, सम वाला है इसको हटा देते हैं। तो ये जो हो गया दोस्तों 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है, क्या ये जो है एक सेट है कि नहीं है? तो हाँ, ये एक सेट है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं कुछ नए टॉपिक पर। देखिए अब इस बात पर आते हैं कि इनको लिखा कैसे जाता है। ठीक है, इनको लिखने के तरीके कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम 2 या 3 तरीके पढ़ लेते हैं। तो पहला है जो आपका है ये हम क्या कह रहे थे, इसको हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसके किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें सीखना था। तो एक तो है दोस्तों आपका रोस्टर फॉर्म, या जिसे सारणी मेथड बोलते हैं। दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरा है दोस्तों, तीसरा हम तब पढ़ेंगे जब हम आपको रिलेशन और फंक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, या विजुअल फॉर्म इसको बोलते हैं, विजुअल फॉर्म। इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए कैसे हम चीज़ों को लिखते हैं। जो आपका रोस्टर फॉर्म है, अभी तक जो भी हम चीज़ें लिख रहे थे वो रोस्टर फॉर्म में ही लिख रहे थे। जैसे अगर कोई सेट है ए, ठीक है, एक चीज़ आपको बता दें कि कोई भी सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, जैसे कोई सेट है उसको हम कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो सेट है क्या, जैसे ये है AEIOU। तो इसको हम लिखने के लिए हम पहले एक मझला ब्रैकेट लगाते हैं, फिर सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं और सभी एलिमेंट्स के बीच में कॉमा का प्रयोग करते जाते हैं। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है,
और दूसरा जो था सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें जो है हम उसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं, या इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को, क्योंकि उसके हम प्रॉपर्टी को या क्वालिटी को, ठीक है, उसको हम लिखते हैं। तो जैसे हम इसको अगर लिखना हुआ इसी सेट को, तो लिखेंगे A इज इक्वल टू x such that x is a vowel of English letters। तो ये क्या है, ये जो चिन्ह है ये कोलन है, इसको पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है। तो देयर, तो यहाँ पर क्या होता है, A इज इक्वल टू ए सेट कंटेन्स x वेयर x इज एस वोवेल ऑफ इंग्लिश लेटर्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और विजुअल फॉर्म होता है, बिल्कुल इजी है, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं जैसे ये है, आपने ऐसे बना दिया, उसमें जो भी एलिमेंट है जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, यहाँ कॉमा भी नहीं लगाते, ऐसे सब लिख देते हैं। यहाँ पर जो है जिस वर्ड से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसको लिख देते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो इस पर हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग फॉर्म में चीज़ों को लिखते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, और आज इन बेसिक चीज़ों को जानकारी लेकर के हम चीज़ों को समझेंगे। अब जैसे एक चीज़ हम आपको बता रहे थे कि कोई भी सेट है उसको रिप्रेजेंट करना हो, कैपिटल लेटर से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया। जो उसके एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, उनको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अगर अंग्रेजी में ए, ई, आई या एक्स, वाई, जेड इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये कोई नंबर भी हो सकता है 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ठीक। तो इस तरह से भी हम लिखते हैं। और दूसरी चीज़ जो रोस्टर फॉर्म, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, और दूसरा जो था वो सेट बिल्डर फॉर्म था, समुच्चय निर्माण विधि था। उसमें हम उसके डिफिनीशन को एक तरह से, या उसकी प्रॉपर्टी को, उसके बारे में कुछ ऐसा बता देते हैं कि हम उसके थ्रू हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या इसको अगर चेंज करना हुआ तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी को हम वहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें नंबर्स या इसके जो अवयव, जिसके एलिमेंट्स लिखे होते हैं, यहाँ पर जो इसके एलिमेंट्स लिखे होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो जो है उसके कई सारी जो है प्रॉपर्टी होती हैं, वो कई प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई भी हो जाता है। जैसे अगर आपने लिखा, कोई सेट लिखा, इसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एक्सेट्रा, इनका आपने एक सेट लिखा हुआ है। ये कौन सा फॉर्म है दोस्तों, ये आपका है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म है। इनको आपको अगर लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तब आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे जैसे कोई सेट है, ये A इज इक्वल टू सेट कंटेन्स x सच दैट x भारत के स्वतंत्रता के फाइटर हैं। तो जाहिर सी बात है, ये चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह, ये सभी फाइटर थे, ठीक है।
ये सभी योद्धा थे भारत के, जो स्वतंत्रता के या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, ठीक है, फाइटर हैं। तो इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी इनकी प्रॉपर्टी बताई जा सकती है, जैसे भारत के महान देशभक्त थे, ठीक है। अगर कोई कहे कि भारत के महान देशभक्त, तो जाहिर सी बात है ये महान देशभक्तों में इनका नाम आता है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जब कोई भी जो है, जो आपका रोस्टर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म जो क्या करता है ना, एकदम से स्पष्ट लिखा हुआ होता है, और उसको जब हम उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं तो हम जो है इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी फॉर्म में। और प्रॉपर्टी फॉर्म को जब हम रोस्टर फॉर्म में ले जाते हैं तो वो जो कहता है, जो प्रॉपर्टी उसकी बताती है, हम वहीं पहुंचते हैं, उसी चीज को प्राप्त करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति की कई प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे हम यहाँ आंदोलनकर्ता भी लिख सकते थे, तब भी सही हो जाता, तब भी इन्हीं लोगों का नाम आता। अगर हम यहाँ पर लिखते कि महान देशभक्त, जैसा कि हमने लिखा, तब भी इन्हीं लोग का नाम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, जरूरी नहीं है कि जो आपकी किताब में, जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है किसी भी रोस्टर फॉर्म में है और उसको उन्होंने प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा हुआ है से या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, तो जरूरी नहीं कि सेम टू सेम आप वही लिखें। आप कोई भी ऐसी चीज लिख सकते हैं जिसका जब उसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करें तो कोई डिफरेंस उसमें ना आए। ध्यान देने की बात सिर्फ इतनी ही है। वो कैसे होगी उसको भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा कि इसके सलूशन का समुच्चय या रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है। इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 के हल को किस फॉर्म में लिखना है? समुच्चय, इनका जो है हल जो है समुच्चय रोस्टर में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इनके जो है आप इनके सलूशन को प्राप्त करेंगे। सलूशन आप इनको सॉल्व करिए। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। देखिए, इसका गुणनफल -2x स्क्वायर और इसका गुणनफल भी -2x स्क्वायर आ रहा है, और इन दोनों का जो योग है वो x के बराबर आ रहा है। अब देखिए, x यहाँ कॉमन लेंगे, x प्लस 2 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ भी x प्लस 2 आएगा बराबर 0, यानी x प्लस 2 और x माइनस, यहाँ पर -1 कॉमन था, यह x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का मान क्या आ गया? -2 आ गया, और x का मान क्या आ गया? 1 आ गया, +1। तो दो फॉर्म है। अब इनको जो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो जैसे कोई सेट है, अगर इसको a से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा? -2 1, ऐसे आप लिख देंगे। इसमें देखिए कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, एक है -2, दूसरा है 1, या 1 या -2, ठीक। ये तो हो गया क्या? ये इसका हो गया रोस्टर फॉर्म। अगर इसी चीज को आपको इसके प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना हो तो कैसे आप करेंगे? इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? देखिए, अब इसकी प्रॉपर्टी जो है कई तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर हो, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में एक आपको लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। इसको हम पहले प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म इसका, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। तो A इज इक्वल टू x कंटेन्स x सच दैट सेट कंटेन्स x सच दैट x इज
अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये अब देखिए हमने इसकी प्रॉपर्टी क्या बता दी भैया, ये जो है इसके ये जो एलिमेंट हैं वो एक इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन है, तो उनके सॉल्यूशनों का जो संग्रह है, तो ये इसका एक प्रॉपर्टी हो गया। अब इसी प्रॉपर्टी को अगर हम फॉलो करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें ये एलिमेंट मिल जाएंगे। तो चाहे हम ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों इक्वल सेट हैं। क्या है? दोनों इक्वल सेट हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, रोस्टर फॉर्म में जो दिया था, पहले हमने इसका रोस्टर फॉर्म में लिखा, फिर रोस्टर फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म को आप सॉल्व करेंगे, फिर से यही चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो मतलब कि x इज ए सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, तो इसके सोल्यूशन की बात कर रहा है। तो सोल्यूशन में क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगा और -2 आएगा। ठीक, तो ये हो गया। और इसी तरह से कुछ और चीजों को हम देखते हैं, जैसे कि एक चीज लिखा हुआ रोस्टर फॉर्म में, जैसे कोई a इज इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा हुआ है। आपको इसको लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो a इज इक्वल टू, देखिए यक्स सेट, देखिए क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते कैसे हैं वो समझिए। सेट कंटेंस x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड, यहाँ पे एंड लिखिए अथवा यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, एंड x is greater than 1 and less than 7। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x is greater than 1 and less than 7, और x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। x क्या है, एक नेचुरल नंबर। x एक प्राकृतिक संख्या है, जबकि x बड़ा है 1 से और छोटा है 7 से। तो देखिए ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है, लेकिन 2 बड़ा है 1 से और 6 छोटा है 7 से। मतलब 1 और 7 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, कलेक्शन है, संग्रह है। तो ये जो क्या हो गया, ये एक सेट हो गया। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है दोस्तों, ये रोस्टर फॉर्म है, और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, बात मैं समझता हूँ क्लियर हो गई, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हम और देखिए टाइमिंग कितना होगा हमारा, क्योंकि 30 मिनट का हमने डिसाइड किया था। और दोस्तों 33 मिनट्स हो गए हैं। ठीक है, और हमने ये दोनों फॉर्म आपको अच्छे से समझा दिए हैं, और नेक्स्ट जो हम आपका वीडियो इस पर आधारित बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे चीज़ों को करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियोस को देखते रहिए, और जो भी आपको कमियां हों, जो भी आपको दिक्कतें आए, वो हमसे शेयर कीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो आपका टीजीटी है, इसमें मैथमेटिक्स से अगर आपको सॉल्व करना है, जिसके बेसिक कंसेप्ट को बहुत ही डीप में समझना है, एक एक चीज़ को, छोटे छोटे सिंबल को समझना है। अभी आने वाला जो हमारा सेशन होगा, उसमें इसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे, कुछ सेट के प्रकार को भी देखेंगे और कुछ सिंबल्स को भी देखेंगे कि कुछ खास जो है सिंबल होते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सेट ऑफ जो है जैसे रेशनल नंबर है तो इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर है तो आर से, और पॉजिटिव रियल नंबर तो आर पॉजिटिव से, निगेटिव रियल नंबर है तो आर निगेटिव से। इसी तरह से जो है जितने भी आपके मतलब कि नंबर सिस्टम के जो भी लक्षण हैं विशेष, वो जब सेट के फॉर्म में लिखे जाते हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी क्या क्या उपयोग होते हैं। इसके अलावा सेट के क्या क्या रूप है, मतलब क्या क्या प्रकार हैं। जैसे कि एक होता है नल सेट या एम्प्टी सेट, उसको आप बोलते हैं। उसके बाद भी आता है
एक फिर सेट के दो टाइप आ जाते हैं कि एक लिमिटेड मतलब चीज़ों का सेट होता है, फिर एक होता है अनलिमिटेड। ठीक है, वो चीज़ें भी हम देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आई होप कि चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पर कोई भी आपको दुविधा हो, कोई भी समस्या हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका सलूशन अगले वीडियो में जरूर उसको लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप फॉर योर गोल्डन फ्यूचर क्रैक द टीजीटी विथ मी। थैंक यू।